स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर। देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ सामने मौजूद यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी को 7 दिनों का अल्टीमेटम दे रहा था चुनाव आयोग दोस्तों। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री भी अब राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फिर से राहुल गांधी ने दी है चुनाव आयुक्तों को धमकी दोस्तों। इसी के साथ में जगदीप धनखड़ के साथ में क्या पूरा विपक्ष उतरने वाला है सड़कों पर, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विपक्ष की ओर से अपना उम्मीदवार तैयार कर दिया गया है दोस्तों। बताएंगे किसको मैदान में उतारने की जा रही है कोशिश। के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या चुनाव आयोग की ओर से राहुल गांधी को दिए गए अल्टीमेटम से पहले ही चुनाव आयुक्त को पोस्ट से हटा दिया जाएगा। बताएंगे विपक्ष ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है दोस्तों, और क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर सीजीआई भड़कते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। और एनडीए गठबंधन में आपसी फूट को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है और वो कभी भी झुकेगा नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो बम फोड़ा था उसका अभी तक असर देखने को मिल रहा है। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वोट चोरी के कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे दोस्तों, जिसमें डुप्लीकेट एंट्री से लेकर एक ही पते पर दर्जनों लोगों के नाम और हाउस नंबर 0 को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए थे दोस्तों। एक ही वोटर के कई जगह पर वोटर आईडी होना और वोट डाले जाने के भी आरोप लगाए गए थे दोस्तों। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 2 दिन पहले आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया गया दोस्तों। राहुल गांधी को 7 दिनों का टाइम देते हुए कहा गया कि आप एफिडेविट फाइल करिए या तो माफी मांगे, इससे नीचे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों चुनाव आयोग की ओर से 7 दिनों का टाइम दिया गया, जिसमें 2 दिन तो बीत चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी की ओर से लगातार इस मुद्दे को लेकर बिहार में जोरदार तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है दोस्तों। राहुल गांधी लगातार मंच के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जब तक वोट चोरी होती रहेगी तब तक भारत के संविधान का उल्लंघन होता रहेगा और ये कतई नहीं करने दिया जाएगा। और ये भारत के लोकतंत्र के सबसे मूल अधिकारों में से एक आता है, यानी एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी के लिए पूरा इंडिया गठबंधन मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों। ऐसे में अब वोट चोरी के मामले को लेकर बीजेपी के नेता भी नहीं संभल रहे हैं दोस्तों। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के एक सांसद और भारतीय जनता पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री की ओर से अपने आप को ही अपने व्यवस्था को ही एक्सपोज किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वरिष्ठ नेता जनार्दन मिश्रा। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि वोटर लिस्ट की जो धांधली हुई है वो रीवा में भी बड़े स्तर पर हुई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक कमरे के अंदर 1000 वोट या 1100 वोट निकले थे, इसकी जांच उन्होंने खुद की है, यानी उन्होंने खुद ये वोटर फर्जीवाड़ा पकड़ा है दोस्तों। मामला यही नहीं रुकता, भारतीय जनता पार्टी के एक और मंत्री ने इसी तरीके का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार के मंत्री हैं दोस्तों समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मैं कन्नौज का विधायक हूं, अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मैं पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि कोई भी बूथ नहीं बचाता जहां पर वोट ना काटे गए हो। वो आगे कहते हैं कि हमें हर जगह 10 से 15 ऐसे लोग मिले जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए। कहा कि चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कहां पर कौन इसका लाभ ले रहा है यह मुझे नहीं पता, मगर कन्नौज में अखिलेश यादव को जरूर फायदा इससे मिल गया। यानी घूम फिर कर दोस्तों राहुल गांधी वाला बयान देकर कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसद और मंत्री इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ी हिम्मत जुटाकर इन लोगों को भी नोटिस थमाना चाहिए, और अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने से क्या होगा, अब तो पूरा का पूरा यही माहौल बन चुका है दोस्तों। और सबके सब अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से कई सारे गंभीर सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। और राहुल गांधी ने अब इस मामले को लेकर एक और बड़ा चेतावनी और बयान जारी कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी गया जी पहुंचे थे, जहां पर राहुल गांधी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर कान खोल के सुन ले, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अंदर और बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम आप 3 लोगों को देखेंगे, तीनों को देखेंगे, आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी ये जो तीनों आयुक्त है दोस्तों उनको क्लियर कट मैसेज भेज दिया गया है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये मैसेज दूर तक असर करेगा दोस्तों, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का मतलब ही ये होता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री इन वेटिंग है, यानी कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं दोस्तों। थोड़े से समीकरण इधर से उधर होंगे तो अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तीनों अधिकारियों के लिए यह चेतावनी बहुत बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने सभा के दौरान दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को एक घर गिफ्ट किया दोस्तों। राहुल गांधी ने घर की चाबी सौंपी दोस्तों। कुछ समय पहले राहुल गांधी जब दशरथ मांझी के घर पर गए थे तो उनके घर की जर्जर हालत
क्लिप को देखकर राहुल गांधी का दिल पसीज गया था दोस्तों। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया था कि इनको घर बनाकर देंगे दशरथ मांझी जी के परिवार को, और इसीलिए दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को गले लगाकर राहुल गांधी ने ये चाबी उपलब्ध करवाई है दोस्तों। एक क्लियर कट मैसेज भेजा है। आपको बता दें कि ये मामला इसलिए भी बड़ा है दोस्तों क्योंकि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की बिहार राज्य में सरकार है दोस्तों, और दशरथ मांझी को दुनिया भर के लोग जानते हैं। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी दोस्तों, अच्छा खासा पैसा कमाया गया। इसके बावजूद दशरथ मांझी के परिवार के पास रहने के लिए घर नहीं था दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया था कि 2022 तक सबको घर दे दिया जाएगा, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ, और इसके बाद राहुल गांधी ने आखिरकार घर बनाकर दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि एक अच्छा और बड़ा मैसेज राहुल गांधी की ओर से भेजा गया है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान से आने वाले इंडिया गठबंधन के नेता नागौर के सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपनी सभाओं के अंदर जगदीप धनखड़ का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है दोस्तों। बेनीवाल कहते हैं कि अगर जगदीप धनखड़ हमारे साथ में आते हैं, खुद सामने आकर हमसे कहेंगे कि हमें लड़ाई लड़नी है, तो हम पूरे समाज के साथ उनके साथ मिलकर सड़कों पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। यानी जगदीप धनखड़ क्योंकि राजस्थान से आते हैं, जाट कम्युनिटी से है दोस्तों, और जिस तरीके से बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के बाद दावा किया था कि जाट समाज के लोगों को सम्मान किया गया है, लेकिन बाद में उनको अचानक से इस्तीफा दिलवाया गया दोस्तों। उससे लेकर कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ी नाराजगी, और इसी और इशारा करते हुए नागौर के सांसद ने कह दिया कि अगर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमारे साथ आते हैं तो हम मिलकर उनके साथ मिलकर सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करने को तैयार है। बेनीवाल की इस आवाज को राजस्थान के जाट महासभा के सचिव कृष्ण कुमार जानू का भी समर्थन मिला है दोस्तों। जानू ने कहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति को यह साफ करना चाहिए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और क्यों उन्होंने अचानक अपना इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि जगदीप धनखड़ सामने आकर सच्चाई बताएंगे तो हम दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पूरा का पूरा जाट समाज एक साथ खड़ा होगा, उनके साथ खड़ा होगा और डटकर मुकाबला करेगा। फैसला लेना है जगदीप धनखड़ को। समाज ने तो अपनी ओर से फुल समर्थन जता दिया है दोस्तों। देखते हैं क्या कदम उठाते हैं जगदीप धनखड़। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी सोच रही है कि अगर किसी दक्षिण भारत के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाएगी तो फिर टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू का समर्थन आसानी से मिल जाएगा, वरना चंद्रबाबू नायडू खेला कर सकते हैं दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी ने दबाव में आकर तमिलनाडु के नेता सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। सीपी राधाकृष्णन के उम्मीदवार बनाने के बाद अब विपक्षी पार्टियों की ओर से बीते दिन बैठक बुलाई गई दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवार को दक्षिण भारत से लेकर आना चाहती है दोस्तों। यानी दक्षिण भारत के राज्यसभा के सांसद तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। तिरुचि शिवा भी तमिलनाडु के रहने वाले हैं दोस्तों, जहां के सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो यह बात एकदम पक्की है कि अगले देश के राष्ट्रपति दक्षिण भारत से ही होंगे। तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी डीएमके के राज्यसभा के सांसद है तिरुचि शिवा। डीएमके के वरिष्ठ नेता और महत्वपूर्ण रणनीतिकार माने जाते हैं दोस्तों। तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन अगर तिरुचि शिवा भी मैदान में उतरते हैं दोस्तों तो फिर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू के लिए स्थिति काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है कि किसको सपोर्ट किया जाए दोस्तों, क्योंकि डीएमके के साथ भी उनके अच्छे संबंध है। जो भी जानकारी से जुड़ी रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा कार्ड खेला गया है दोस्तों। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप और आपकी पार्टी में हिम्मत है तो दलित नेता गोविंद कारजोल को प्रदेश का अध्यक्ष बनाए और आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। इससे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 75 वर्षीय मोदी के इस्तीफे का संकेत दिया था दोस्तों। इसके बाद से लगातार सिद्धरमैया के द्वारा डिमांड की जा रही है कि मोदी के इस्तीफे के बाद एक दलित नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और उन्होंने नाम भी सुझाया है। गोविंद कारजोल का नाम सुझा रहे हैं दोस्तों। हालांकि अभी तक की स्थिति में ऐसा कुछ नजर आता नहीं है, लेकिन सिद्धरमैया बार बार बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। कम से कम भारतीय जनता पार्टी वालों को थोड़ा एहसास तो होगा कि वो कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी को 75 साल के नियम को तोड़ने की मंजूरी दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के अन्य नेताओं को 75 साल होते ही मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया गया था दोस्तों। ऐसे में विपक्ष की ओर से अब न्याय की मांग की जा रही है और एक दलित नेता को अगला देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एफिडेविट जमा करवाओ या फिर माफी मांगो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 7 दिन पूरे इलेक्शन कमिश्नर के होंगे कि नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। कारण यह है कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने बीते दिन एक बैठक की थी और बैठक में अंदर खाने चर्चा चली है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर, यानी जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी सीईसी है, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आया जाए। दोस्तों बता दें कि बीते दिन इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में जोरदार चर्चा हुई है और चर्चा पर हालांकि अंतिम मुहर नहीं लगाई गई है दोस्तों, लेकिन जरूर
जरूर ये बात अभी डिस्कशन के अंदर आ चुकी है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ बड़ा ऐलान हो जाए और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाकर सदन के अंदर हो सकता है कि उन पर दबाव बनाया जाए दोस्तों। और ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी से जवाब मांग रहे थे, राहुल गांधी से माफी मांग रहे थे, हो सकता है खुद ही माफी देना पड़ जाए जाकर पार्लियामेंट के सामने। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। संजीव खन्ना कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार मिल गया तो ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा होगा। उन्होंने ये सारा बयान दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के मामले को लेकर दिया है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की जो अवधारणा है उसके तहत अगर पूरे देश के अंदर चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो दिक्कत यह आएगी कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर मेजॉरिटी कोई पार्टी हासिल नहीं कर पाएगी और बीच में ही कहीं ना कहीं सरकार गिर जाएगी। तो फिर वहां पर क्या किया जाएगा, क्या वहां पर वापस से चुनाव करवाए जाएंगे या फिर जितना टाइम बचा है उतना वेट किया जाएगा ताकि सारे चुनाव एक साथ कराए जाए और जो बचा हुआ टाइम रहेगा क्या उसके अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। और अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार दे दिया गया तो वो तो अपने हिसाब से जिस राज्य में मन करेगा वहां पर चुनाव को टाल देंगे, जहां पर मन करेगा वहां चुनाव की घोषणा कर देंगे। तो ये भी एक बड़ा सिरदर्द बन जाएगा दोस्तों। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चेतावनी जारी कर दी गई है दोस्तों। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता ने अगर बीजेपी की सदस्यता ले रखी है तो बता दे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यानी चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों उन पर डायरेक्ट निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव की ओर से यह बयान दिया गया है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा चुनाव में दोस्ती करने वाली बीजेपी और रालोद के बीच में अब गठबंधन को लेकर दरार पड़ती दिखाई दे रही है दोस्तों। सत्ताधारी दल के विधायक और रालोद के पूर्व विधायक और एमएलसी में तनातनी एक बार फिर से देखने को मिली। दरअसल पहले गन्ना विकास और चीनी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की ओर से रालोद के पटपांव यानी अशुभ पार्टी करार दिए जाने को लेकर विवाद हुआ था दोस्तों। यानी उन्होंने कहा था कि रालोद पार्टी का गठन उस टाइम में हुआ है जो अशुभ टाइम था और इसीलिए रालोद पार्टी जिसके साथ में जाती है उसकी भट्टी बैठ जाती है, वो बुरी तरीके से चुनाव हार जाता है। बीजेपी ने रालोद के साथ गठबंधन किया, इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली, इतनी बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ गई। हालांकि रालोद ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो बीजेपी के मांड के विधायक राजेश चौधरी से जुड़ा हुआ है, जो रालोद के एमएलसी योगेश नोहवार पर सरकारी विकास कार्य का अपना सिला पट्टिका अवैध रूप से लगाने की शिकायत सीएम से कर रहे हैं दोस्तों। यानी बीजेपी के मांड के विधायक रालोद के एमएलसी योगेश के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब अवैध पट्टिका हटाने के आदेश पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की ओर से जारी कर दिया गया है। तो एक तरीके से रालोद के एमएलसी की बात को ठुकरा दिया गया है दोस्तों। अब देखते हैं इस पर रालोद वालों की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि सरकार में तो उनकी भूमिका भी है, लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी के विभाग ने बीजेपी के नेता की शिकायत को सुन लिया है दोस्तों और रालोद के एमएलसी के द्वारा उठाए गए कदम के खिलाफ काम किया गया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर अखिलेश यादव कहते हैं कि ओबीसी लोगों के वोट ज्यादातर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हटाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी साजिश के तहत ओबीसी वोटों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ओबीसी वोट ज्यादातर इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़ता है और उसी वोट को काटकर पूरी स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। उनका यह दावा भी काफी गंभीर है दोस्तों। देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बड़े दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा एक बार फिर से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए दोस्तों। इस दौरान कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहने लगे कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए देश के अंदर एसआईआर का विरोध किया जा रहा है और वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी संबित पात्रा से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, कोई तर्क तो उम्मीद नहीं कर सकते। तो फिर वही कुतर्क करने लगे और दावा करने लगे हैं कि घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस पर जवाब देते हुए संजय सिंह ने कहा था कि हमारे देश के एक आईएएस अधिकारी का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, इसी तरीके से कई लाख लोगों के नाम काट दिए गए, तो क्या वे के सारे एक घुसपैठी थे? इसका जवाब भाजपाइयों को देना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के नेता संबित पात्रा से और क्या उम्मीद की जा सकती है, इसी तरीके के कुतर्क करने के लिए भेजा गया होगा और वो बखूबी उसी कुतर्क के लिए जाने जाते हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बाबा रामदेव की ओर से कहा गया कि 100 और 1000 रुपए कमाने वाला हर मुसलमान उस मजदूरी में से 6% हिस्सा पहले ही निकाल कर वो कहता है कि इस पर मेरा अधिकार नहीं है। वह मदरसे और मस्जिद में जकात देता है। हम लोग 1% काटने पर भी कहते हैं महाराज हम तो पहले ही गरीब हैं, जो दान नहीं देते हैं वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों वो यानी बाबा रामदेव एक तरीके से लोगों के ऊपर निशाना साधते हुए, खासकर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाने पर लेते हुए ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग तो 6% अपने इनकम का जकात में खर्च करते हैं, लेकिन हिंदू समुदाय के लोग 1% भी नहीं देते। एक तरीके से दोस्तों
दोस्तों बाबा रामदेव को अभी मुस्लिम समुदाय के लोगों के 6% जकात के पैसे से दिक्कतें होने लगी है दोस्तों। इस पर लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि बाबा जी तुमने कहा था कि मोदी जी की सरकार आने दो, पेट्रोल 35 रुपए का मिलेगा। हमने मोदी जी की सरकार बना दी, अब पेट्रोल 35 रुपए लीटर तो नहीं मिल रहा लेकिन 105 रुपए लीटर जरूर मिल रहा है। यानी भारत की जनता जो ये 75 रुपए प्रति लीटर ज्यादा पैसा दे रही है उसको तुम एक दान ही समझ लो ना और मोदी जी से ले लो। कुल मिलाकर दोस्तों बाबा रामदेव अभी भी देश की जनता पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, जबकि उनको बताना चाहिए कि भारत में लोगों को 35 रुपए का पेट्रोल कब मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जब भी बाबा रामदेव का बिजनेस डूबने लगता है उनको मुस्लिम याद आने लगते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के तौर तरीके पर कमेंट करने लगते हैं और यहाँ तक कि अभी हाल फिलहाल में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर भी उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इनके बारे में। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के जवाब पर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने पलटवार किया है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सपा, डीएमके और आरजेडी जैसे 8 प्रमुख विपक्षी दल के प्रतिनिधियों ने बैठक की दोस्तों और प्रेस वार्ता की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। वहीं पर सपा के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से बार बार हलफनामा मांग रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2022 में जो हलफनामे सौंपे थे उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग हमारी शिकायतों को नजरअंदाज क्यों कर रहा है? अब सवाल तो काफी गंभीर है दोस्तों, जवाब कुछ मिला नहीं है। चुनाव आयोग के सवालों के ऊपर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया गठबंधन ने जो सवाल पूछे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई जवाब मिल पाएगा? साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए दोस्तों। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से तो हलफनामा मांग रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर से अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं मांगा गया? राय ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, उनको भाजपा का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए, एक अधिकारी के तौर पर काम करना चाहिए। राहुल गांधी एकदम सही मुद्दा उठा रहे हैं, इसके बावजूद उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो काफी गंभीर मामला है। इसी के साथ में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भी एक बयान आता है दोस्तों। वो कहते हैं कि वोटिंग मशीन गलत आंकड़े देते हैं, इससे वोटिंग बंद कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी तरीके का बयान दे रहे हैं दोस्तों, जो देश के अंदर लगातार डिमांड की जा रही है। इसी के साथ में तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कई बार बोला, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव आगे सवाल उठाते हुए कहते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय सिंह, वो 12वीं पढ़े लिखे हैं, पीएचडी वाले को क्यों लेकर नहीं आए? प्रशांत किशोर इस बात का जवाब दे। 2 बार डिप्टी सीएम रहा हूं, अगर मेरे कार्यकाल में एक भी कोई गलती हुई हो तो उस पर सवाल खड़ा करो, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। तेजस्वी यादव भी एकदम सही बात बोल रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करके कुछ भी नहीं कर रहे थे और आवारागर्दी कर रहे थे, वो भारत के लिए क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों। उन्होंने क्रिकेट खेला और आईपीएल में भी सिलेक्ट हुए, बाद में क्रिकेट आगे नहीं बढ़ पाई तो उनको राजनीति में आना पड़ा दोस्तों। लेकिन यह बात तय है कि तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता है जिनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख नौकरियां निकाली और 4 लाख नौकरियों को प्रोसेस में लगा दिया, यानी उनके कार्यकाल के लिए उनको जाना चाहिए दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कुछ भी बोलकर जाते हैं, अगर उनको वाकई लगता है कि तेजस्वी यादव एक नेता के तौर पर काबिल नहीं है, तो फिर डिप्टी सीएम के पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने, जो कि एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पर कुछ ज्यादा पावर नहीं होती, इसके बावजूद इतना काम करके दिखा दिया, तो कैसे तेजस्वी यादव की काबिलियत पर सवाल खड़ा किया जा सकता है दोस्तों? आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राजस्थान के बालोतरा जिले के अंदर डोली गांव से शुरू हुआ जोजरी नदी बचाओ आंदोलन, इसका व्यापक असर देखने को मिला दोस्तों। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब देखकर जिला प्रशासन नींद से जाग उठा और कई गांव से आए किसानों और युवाओं ने आंदोलन के दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का खास अंदाज में स्वागत किया दोस्तों। जेसीबी से उन पर फूलों की बरसात की गई। इस बीच बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक जोजरी नदी में बह रहे प्रदूषण पानी का स्थायी हल नहीं निकलेगा, तब तक लगातार संघर्ष जारी रहेगा और मजबूती के साथ संघर्ष चलता रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। इसी के साथ में दोस्तों सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खेला मराठी अस्मिता का कार्ड और उपराष्ट्रपति चुनाव में उद्धव पवार पर बन रहा है दबाव। दरअसल दोस्तों सीएम फडणवीस कहते हैं कि महाराष्ट्र के गवर्नर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो ये मराठी लोगों के लिए स्वाभिमान की बात है, मराठी लोगों के अस्मिता का मामला है, इसीलिए मराठी सांसदों को बीजेपी के नेता को वोट करना चाहिए। हालांकि दोस्तों तमिलनाडु में जाकर भाजपा के लोग कहते हैं कि सीपी
राधा कृष्णन तमिलनाडु के नेता है और उनके साथ देने की बात की जाती है दोस्तों। और बीजेपी कहीं ना कहीं तमिलनाडु का बेटा बताकर तमिलनाडु में अपनी राजनीति सेक रही है दोस्तों, राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और तमिलनाडु के साथ साथ अब महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी अस्मिता का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र के लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो इससे मराठी अस्मिता को कैसे जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के लोग अपना फायदा उठाने के लिए कभी भी किसी को भी किसी भी तरीके से सामने रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, इलॉजिकल तरीके से कुछ भी दावा कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों तेज प्रताप यादव की ओर से बीते दिन एक ट्वीट किया गया दोस्तों। इसमें तेज प्रताप यादव कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, लोकतंत्र को ताड़ ताड़ करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया कर्मी भाई को जयचंद द्वारा मारपीट किया गया, गाली गलौज किया गया, ये बेहद ही गलत और शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी से कड़ी आलोचना करता हूं। मैं तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है कि अपने आसपास के जयचंदों को अपने से दूर रखे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। अब आप कितने समझदार है ये चुनाव परिणाम तय करेगा। साथ साथ दोस्तों यानी इस तरीके का बयान देकर तेज प्रताप यादव अब इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे करके आरजेडी के खिलाफ होते जा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया। सबको पता था कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल तेज प्रताप यादव जरूर भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंसेंगे दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो फिर आरजेडी को भी खुलकर इनके सामने मुकाबला करना पड़ेगा। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में सीपी राधाकृष्णन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया दोस्तों। तब सीपी राधाकृष्णन की ओर से अपना पहला सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया दोस्तों, घोषित किए जाने के बाद। और इस दौरान उन्होंने जो शब्द लिखे हैं दोस्तों बार बार मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, जेपी नड्डा के सामने, उन शब्दों से लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के काफी लॉयल यानी काफी निष्ठावान वाइस प्रेसिडेंट बनकर उभरेंगे दोस्तों, जिससे विपक्ष की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी अगर वो जीत जाते हैं। तो इसीलिए विपक्ष को अपना उम्मीदवार, दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारना पड़ेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।